हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और जैसे कि कल मैंने आपसे सभी से ये प्रॉमिस किया था कि आप लोगों की भी ये डिमांड थी कि हिंदी व्याकरण पे भी बात की जाए, तो मैंने सोचा कि आज संडे है तो जरूर इस पर बात करेंगे। ठीक है, फ्री हम भी क्या करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन साझा हो जाए तो सही बात है ना। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत फिर से नमस्कार जी। श्वेता खान जी, ओके, गुड इवनिंग जी के स्पेशल रीता देवी, नेहा जम्वाल जी। तो जैसा कि यहाँ पे थंबनेल में मेंशन है, आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे अलंकार और समास पे। ये एक ऐसे टॉपिक है, चाहे आप टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एचपीएसएससी द्वारा कोई भी अन्य एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सेंट्रल का है, चाहे कहीं भी कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे हिंदी व्याकरण का सिलेबस है, जहाँ पे हिंदी व्याकरण का आपके सिलेबस में जिक्र है, वहाँ पे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग प्रीति शर्मा जी, गुड इवनिंग रीता देवी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के देखने के बाद मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं अभी कि आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे, लगभग हम समास और अलंकार, वैसे तो पढ़ने में इस पे अगर बिल्कुल डिटेल में हमें घुसना हो तो इसके लिए 4 घंटे भी बात करनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि कोई भी प्रश्न 99% आप उनको हल करके आएंगे। क्योंकि और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। आप वीडियो देखने के बाद क्या करें कि बुक्स लें, बुक से एग्जाम्पल देखें और देखें कि वीडियो से आपको कितना फायदा इसका हुआ है। जरूर वीडियो को देखें देखने के बाद, और साथ में ये भी आप ध्यान रखें कि वीडियो देखने के साथ साथ अपना कॉपी पेन या पेज जो भी साथ रखें, और जो जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते भी चलें। ठीक है, विजय कुमार जी, समिता देवी, नमस्कार विजय कुमार। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ अक्षिता कुमार, सुनील, अक्षित कुमार, सॉरी माफ करना, सुनीता कौशल, श्यामा देवी जी, राकेश ठाकुर जी, गुड इवनिंग, आप सभी को नमस्कार। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है समास और अलंकार। तो सबसे पहले हम समास पे बात करेंगे, उसके बाद हम अलंकार पे भी बात करेंगे। समास तो अवश्य पूछा जाएगा, अलंकार का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी और एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे अलंकार पूछा जा सकता है। टीजीटी में मुझे आइडिया नहीं है कि अलंकार पूछा जाते हैं, अलंकार के प्रश्न हिंदी व्याकरण में या नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से हम उनको समझ पाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप किताबी भाषा शायद ना समझ पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य समझ पाएंगे। राधे राधे ईशान शर्मा जी। तो देखते चलिएगा, अभी नो कमेंट्स, ठीक है, सिर्फ देखते चलिएगा। बाद प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो बाद में पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे समास के ऊपर कि क्या होते हैं समास। जी शुरू करूं? अच्छा, बता दीजिए सभी कि बिल्कुल स्टार्ट कर दिया जाए। मनु धीमान जी, मीत, हेमलता सेन, ओके। हाँ पूछते, हाँ टीजीटी में शायद नहीं पूछते हो, लेकिन समास पूछते हैं। ठीक है, समास को मत छोड़ना, समास तो पूछते हैं। अच्छा, जेबीटी में पूछे गए थे? हाँ तो अलंकार फिर पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल। जेबीटी में पूछे जा रहे हैं तो टीजीटी में तो पूछे ही जाएंगे ना। अच्छा देखिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समास, समास देखिए, समास का मतलब क्या होता है। समास ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। समास यानी सम और आस, यानी दो शब्दों को, सम और आस का मतलब है दो शब्दों को पास पास लाना। जब दो शब्दों को पास पास लाया जाता है, या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द जो है बन के आता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम पास पास लेकर के आते हैं और उनका एक शब्द बनाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो समास जो है एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो शब्दों को बिल्कुल पास पास लाना, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, दो शब्दों का योग। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे शब्दों की बात हो रही है, जबकि संधि में कई बार अर्थ पूछ लिए जाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर के बनता है, वो जो परिवर्तन आएगा वो संधि होगी, लेकिन यहाँ शब्दों की बात है। दो शब्दों को पास पास मिलाया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है, एक नया शब्द बनाया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, समास का मतलब ही हम देखें तो मतलब होता है संक्षेप।
यानी उसको छोटा कर देना, संक्षेप। अब सुनिएगा, समास हम पढ़ रहे हैं। समास के प्रकार वैसे तो मूल रूप से 4 ही प्रकार उसके माने जाते हैं। समास के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में फिर भी आपको समास के 6 प्रकार पढ़ने चाहिए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, और वैसे तो समास जो है 106 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, जैसे आप इससे भी इसमें डिटेल में बात करेंगे, जैसे आप पीएचडी हिंदी में कर रहे हैं, तब आप 106 समास पढ़ने को मिलेंगे। वैसे आपको 6 ही पढ़ने हैं, 106 नहीं पढ़ने हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। समास के लिए कुछ शब्दों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। समास किस तरह से हमें समझ में आएंगे, कुछ शब्द आपको जानने बहुत जरूरी हैं। एक हम कह सकते हैं एक पूर्व पद, बस इसको आपने जान लिया तो आपका समास पक्का। एक पूर्व पद, एक उत्तर पद, ठीक है, मतलब एक ही है इसका। एक प्रथम पद, एक अंतिम पद, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। पूर्व पद और प्रथम पद, जैसे हमारे पास शब्द है वो है विद्याधन, विद्याधन, ठीक है, विद्याधन हमारे पास शब्द है। तो इसमें विद्या जो है ये आपका पूर्व पद है, या इसको प्रथम पद कहिए, और धन जो है ये उत्तर पद है, या इसको अंतिम पद भी आप कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं? पूर्व पद, उत्तर पद, प्रथम पद, अंतिम पद, पहला पद, दूसरा पद, इसको आप ध्यान रखें। तो मैंने क्या आपको बता ही दिया है कि कहाँ कहाँ पे ये शब्द होते हैं। या जी जो पहले आपको दिखाई देगा ये प्रथम पद है, और ये जो है अंतिम है। अब दूसरी बात आपको कुछ और ध्यान रखना होगा कि आपको थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि क्या होते हैं उपमान और उपमेय। और एक आप ध्यान रखें, उपमान और उपमेय, एक आप ध्यान रखें विशेषण और विशेष्य। समझ पा रहे हैं? हाँ जी, कमीशन में तो पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सुनते चलिएगा, उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य। उपमान और उपमेय क्या होता है? अब राजीव शर्मा जी, हेलो राजीव शर्मा जी, कैसे हो सर? उपमान और उपमेय आपको बहुत समझने पड़ेंगे। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि ये जो इस प्रक्रिया का नाम बताया कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब मिलाया जाता है उसको समास कहते हैं, और जो नया शब्द बन के आता है उसको समासिक पद कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब सबसे पहले उपमान और उपमेय को समझिए। जैसे मैं विशेषण और विशेष्य, यानी जैसे एक शब्द है नीलकमल, मैं थोड़ा सा भी बता रहा हूं, आपको समास पे पहुंचा नहीं हूं, थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि हम तैयार करते हैं। नीलकमल, तो देखिए कमल तो वैसे बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन एक स्पेशल कमल की बात की गई है कि जो नीला है, नीला है जो कमल, हम इस तरह से इसका विग्रह करते हैं। कमल, कमल तो एक शब्द है, लेकिन नीला इसकी विशेषता बताई गई है। तो ये क्या, नील क्या है? ये विशेषण है, और विशेष्य क्या है? वो कमल है। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता के बारे में बात की जा रही है, और विशेषण है कि क्या उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे काली मिर्च है, यानी काली है जो मिर्च, तो काली क्या है? उसकी विशेषता है, और वो विशेष है, यानी उसकी विशेषता के बारे में हम बता रहे हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए उपमान और उपमेय, जरा देखिए क्या होते हैं उपमान और उपमेय। जैसे हमारे पास शब्द है चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख है, ये मुख की बात की जा रही है। मुख तो सभी के पास होता है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन एक ऐसे मुख की बात की जा रही है जो कि चंद्रमा के समान उसको माना गया है, चंद्रमा के समान, ठीक है। अब उपमान और उपमेय में क्या होता है? उपमान तो होता है कोई भी प्रसिद्ध चीज या प्रसिद्ध वस्तु, और उपमेय कोई भी साधारण वस्तु। उपमेय होता है कोई भी साधारण वस्तु, और उपमान होता है कोई भी प्रसिद्ध वस्तु। जब हम साधारण व किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी प्राणी की हम उसकी कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो ये उपमेय होता है साधारण। जब यहां देखें तो मुख जो है
ये साधारण है तो ये उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, ये उपमान है क्योंकि वो प्रसिद्ध वस्तु है। चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन हम मुख की तुलना उससे कर रहे हैं, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, फिर आपको समझ आएंगे। हाँ जी, कर्मधारय समास है, बिल्कुल अभी डिस्कस करेंगे उसमें। कंडक्टर की क्लास अभी नहीं होगी जी। अब देखिए, समास मैंने कहा 6 तरह के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। एक, पहला अव्ययभाव आपको पढ़ना है। दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अविभाव समास। क्या होते हैं अविभाव समास? अविभाव समास में हम बात करें, किताबी लैंग्वेज हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि आप परिभाषा वहां से याद कर सकते हैं। अगर परिभाषाएं तो नहीं पूछी जाती हैं, आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस पे पढ़ते हैं हम कि अविभाव जो है, इसमें एक शब्द लिखा है, वो है अव्यय। अव्यय, ठीक है, अव्यय लिखा है, यानी ऐसे अव्यय, ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग का, क्या आपको याद रखना है, जिनके ऊपर लिंग का, बहुत ध्यान से सुनिए, इसके बाद कभी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे उत्तर। जिनके ऊपर, ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग का, वचन का, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, उन्हें अविभाव समास कहते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग का, लिंग यानी मेल और फीमेल सेक्स का, लिंग का, वचन का, एक वचन, बहुवचन, कारक का, कारक भी आपने पढ़े हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़े, उनको अविभाव समास कहते हैं। दूसरी बात, जब उनका विग्रह करेंगे तो उसमें जो आपके पूर्व पद निकलेंगे वो 99% चांसेस में क्या होंगे, ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। 99% चांसेस में जो आपके पूर्व पद उनके निकल के आएंगे विग्रह करके, उसमें वो क्या होंगे, वो उपसर्ग होंगे। उपसर्ग समझते हैं ना? बहुत सारे शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको बताता हूं। एक जिसपे किसका, लिंग का, वचन का और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो होते हैं अविभाव समास। अब इसमें देखिए, और वैसे किताबों में लिखा होता है कि दिए हुए समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो, वहां पे अविभाव समास होता है। पूर्व पद प्रधान बनने के, अभी देखिएगा यहां पे मैं शब्द लिख रहा हूं, जैसे शब्द लिखा है प्रतिदिन, प्रतिदिन। दूसरा मैं लिख देता हूं, जैसे आमरण, आमरण, भरपेट। 2-3 एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं, भरसक, यहां मैं लिख देता हूं 5वां आजीवन। अब देखिए, मैंने कहा जिस पे यहां पे देखिए तो ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। 6 है, यथासम, जैसे मैं लिख देता हूं यथाशीघ्र। क्या तरीका मैंने आपको बताया कि जहां पे लिंग का, वचन का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वहां पे अविभाव समास होते हैं, और मैक्सिमम 99% चांसेस में आपको क्या मिलेंगे, देखने को ये मिलेंगे जो आपके उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग मैंने आपको बताया क्या होते हैं। प्रतिदिन का विग्रह करते हैं, विग्रह नहीं करिए अभी, दिन दिन के प्रति आप सही कह रहे हैं। यहां मैंने कहा कि इस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा, या हम सब मिलके कहते हैं कि हम सब मिलके व्यायाम करेंगे, वे सब करेंगे, वे सब व्यायाम, प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। यानी हम चाहे वचन बदल रहे हैं, मैं खुद के लिए मैं प्रतिदिन ये काम करूंगा, तब भी प्रतिदिन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना। हम सब करेंगे, ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। मैं भरपेट खाना खा रहा, मैंने भरपेट खाना खाया, उन सब ने खाया, वो सब भरपेट खाना खाते थे, तो भरपेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने क्या कहा, लिंग, वचन, कारक का जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको सेंटेंस पे कोई भी बना के देख लीजिए, आपको इसको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बेशक आप लिंग को बदल दीजिए, वचन को बदल दीजिए, कारक को बदल दीजिए, आपको इसको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही इसकी पहचान है। एक आप ध्यान रखें, उपसर्ग मिलते हैं, और जो रिपीटेड शब्द होते हैं वो भी अविभाव समास में आते हैं। जैसे
रातों रात, रातों रात, ठीक है, रातों रात, दिनों दिन, दिन और रात नहीं, रिपीटेड शब्द हैं, क्योंकि जब इसका विग्रह करते हैं तो रात और रात, दिनों दिन, दिन और दिन, जैसे राम रातों रात अमीर बन गया। तो इस तरह से ये रिपीटेड शब्द, और साथ में मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे जहां पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। बेईमान, जैसे मैंने लिखे प्रतिदिन, आमरण, भरपेट, भरसक, पांचवा बेईमान, ठीक है। तो अब कुछ भी बदल दीजिए, लिंग बदल दीजिए, वचन बदल दीजिए, वो सब बेईमान है या वो अकेला बेईमान है, तो इस तरह से आप कुछ भी परिवर्तन कर दीजिए, आपका लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव अव्ययभाव समास में नहीं पड़ता है। अच्छा, किस किस को समझ में आ गया जो मैंने अभी बताया? किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया कि इसकी पहचान किस तरह से आपको करनी है? ठीक है, रिपीटेड शब्द आते हैं जैसे रातों रात, दिनों दिन, इस तरह के शब्द जो आते हैं वो सभी आपको ध्यान रखने हैं। आ गया? सभी को आ गया? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पे लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी एग्जाम्पल आपके अविभाव समास के होते हैं। हम ना कोई किताबी भाषा भी रटेंगे। हाँ जी, बी में जैसे घर घर, ठीक है, बहुत सारे शब्द आते हैं, घर घर, रिपीटेड शब्द जो भी होंगे वो अविभाव समास के होंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे लिंक भी आ रहा है, जो प्रीवियस पेपर लेना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, अगर किसी को जरूरत है लेना चाहें तो सॉल्व पेपर ले सकता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास भी आपको ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास का जब आप विग्रह करते हैं तो अक्सर इसमें क्या होता है, आपको विभक्ति चिन्ह देखने को मिलता है। हम किताबी भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, विभक्ति चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह पढ़ते हम चिन्ह हैं और लिखते ऐसे हैं चिन्ह, ठीक है। उपमान और उपमेय अभी नहीं है, वो तो मैंने आपको ऐसे बताया था, अभी उसके एग्जाम्पल आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब पहुंच रहे हैं हम तत्पुरुष समास में। इसमें आपको विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह जो है वो लोप होता है। का, जैसे का है, की है, से है, के द्वारा है, ठीक है, ये सब आपको चिन्ह देखने को इसमें मिलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किस तरह से का, की, से, के द्वारा, जब इसको तोड़ेंगे तो मैं आपको अभी बताता हूं। कल मैंने आपको बताया भी था कि आपको कारक आते हैं तो तत्पुरुष की वो भी आप पहचान लेंगे, ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष समास में हम बात करें तो पिछले समास में हमने पढ़ा कि इसका पूर्व पद प्रधान हो। यहां पे कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और जहां पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है। बहुत सारे मैं एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूं, जैसे रसोई घर, लिख रहा हूं रसोई घर, माल गोदाम, ठीक है, रसोई घर लिखा, माल गोदाम लिखा, और भी हम लिख सकते हैं जैसे रोगग्रस्त, रोगग्रस्त। मैं सिर्फ आपको ट्रिक, एक किस तरह से आप इनको याद पेपर में सोल्व कर पाएंगे वो बताने का यहां पे प्रयास कर रहा हूं। रोगग्रस्त, ठीक है, तुलसीकृत, ये सभी एग्जाम्पल हैं। तो जब इसको विग्रह करेंगे तो मैंने बताया आपको विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा। रसोई घर जब इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है? रसोई के लिए घर। रसोई का घर नहीं करना इसको, इसका कई बार विग्रह भी पूछ लेते हैं, तो आपको रसोई के लिए घर होगा यहाँ पे, ठीक है, रसोई के लिए घर। देखिए धर्माधर्म आप पूछ रहे हैं, धर्माधर्म इसमें कौन सा समास होगा? क्या लगता है आपको? इसमें आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि धर्माधर्म को जब तोड़ेंगे तो धर्म और अधर्म निकलेगा,
ठीक है, धर्म और धर्म नहीं निकलेगा। रसोई के लिए घर, माल के लिए गोदाम, यानी ऐसा गोदाम जो कि माल के लिए है, ठीक है, माल के लिए बनाया गया गोदाम। या रोग के लिए ग्रस्त नहीं होगा, यहां रोग से ग्रस्त होगा। तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी तो एक कवि है, कृत यानी रचित, उनके द्वारा रचित, कवि महाकवि तुलसी द्वारा रचित। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब कई बार पूछने जाता है, जैसे आपको समझ नहीं आएगा कि कहां पे के लिए होगा, के लिए, या कहां पे से का प्रयोग होगा, है ना। जैसे यहां पे है रसोई के लिए घर, ठीक है, द्वंद्व। हाँ जी, समझ पा रहे हैं यहां तक? तो थोड़ा सा इनको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और मैंने कहा उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, ठीक है। तो ये भी आप इसको पहचान लेंगे बहुत आसानी से, रसोई घर, माल के लिए गोदाम, रोग से ग्रस्त। और जो मैंने आपको कारक बताए थे कि आपको जैसे कर्ता को छोड़ देना है और संबोधन को, उसके बाद जो भी है कर्ता ने कर्म को, यानी जहां पे भी आपको तोड़ने में को मिलेगा वो आ गया। कर्ण से, जहां भी तोड़ने में से मिलेगा वो आ गया, जैसे रोग से ग्रस्त। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके तत्पुरुष के होंगे। विशेषण और विशेष्य मैं दोबारा बताऊंगा ना, लेकिन अभी उस पे पहुंचने दो। अच्छा, तत्पुरुष किसको समझ में आ गया? एग्जाम्पल आप, मैं कह रहा हूं फिर से, हमें अब वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें अलंकार भी पढ़ने हैं। एग्जाम्पल आप जरूर इसको देखिए, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, तो आपको समझ पाएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ का है, ठीक है। आज ये किस किस को समझ में आ गया तत्पुरुष समास किस तरह से होता है, बताइए। बताइए। यस, कविता मेहता, नेहा जम्वाल, स्वाति चौहान, आशीष भारती। बस आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको YouTube देखने से बात चल पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद किताबें सबसे अच्छी आपकी मित्र हैं, सबसे अच्छी दोस्त हैं, उनसे दोस्ती कीजिए और उनको खोल के देखिए, एग्जाम्पल देखिए, तब आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट समास है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि में ये कुछ समास है, कुछ तो पहचान लग जाती है। अभिभाव का मैंने बता दिया, आपको देखना है लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े और पहला पद क्या हो, जो है आपके हमेशा पहला पद, जैसे प्रति है, यथा है, भर है, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके उपसर्ग की तरह होते हैं 99% चांसेस में। कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय में क्या होता है, यहां पे काम आएगा जहां भी आपको शब्दों में उपमान और उपमेय देखने को मिले, उपमान और उपमेय, साथ में विशेषण और विशेष्य देखने को मिले, ये होता है कर्मधारय समास। अब उपमान मैंने क्या बताया था, उपमेय तो होती है कोई भी साधारण सी वस्तु या कोई चीज या कोई व्यक्ति हो सकता है, साधारण सा कोई प्राणी हो सकता है, और उपमान होता है कोई प्रसिद्ध चीज, और उस साधारण सी वस्तु की हम किसी प्रसिद्ध चीज से जब तुलना करते हैं तो उसको हम उपमान उपमेय कहते हैं। और कर्मधारय समास में आपको यही उपमान और उपमेय देखने को मिलेंगे। विशेषण और विशेष्य में क्या है, विशेषण तो है कोई विशेषता, कुछ भी विशेषता हो सकती है, कोई लंबा है, छोटा है, विशेषता होनी चाहिए, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं। विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे मैं शब्द लिखने जा रहा हूं, देखिए जो मैंने पहले लिखे थे, चंद्रमुख, चंद्रमुख। तो देखिए यहां पे देखिए कि मुख क्या है, मुख तो एक साधारण सी चीज है, यानी हम सब के पास मुख है, लेकिन यहां पे क्या है, चंद्र, यानी उस मुख को हम चंद्रमा से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा मुख जो कि चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान मुख। यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां उपमान और उपमेय है, और मैंने आपको बताया क्या कि वहां पे हमेशा कर्मधारय समास होगा, ठीक है। विशेषण विशेष्य में जैसे नील गाय, ठीक है, नील गाय में हम बात करें तो नीली है जो गाय, यानी गाय तो बहुत सारी है, गाय तो बहुत सारी है, लेकिन यहां पे उपमान उपमेय कुछ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। नील गाय यानी गाय तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऐसी गाय की बात कर रही हैं जो कि नीली है, तो नील गाय, नीली है जो गाय,
तो इसको आप ध्यान रखें। तो गाय क्या है, एक विशेष है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और नील जो है यानी नीला रंग की हम बात करें तो ये एक विशेषण है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसी तरह से, जैसे उपमान उपयुक्त मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे चरण कमल, चरण कमल, तो यहां पे कमल नहीं, ऐसा नहीं कमल सबके पास, चरण की बात कर रहे हैं, चरण, यहां पे उपमान और उपमेय है। ठीक है, विशेषता नहीं है यहां पे। चरण तो सभी के पास है, यानी पैरों की बात हो रही है चरण, लेकिन यहां पे चरण से सीधा मतलब चरण को किस तरह से बताया जा रहा है कि वो कमल के समान चरण है, कमल की तरह वो चरण है। तो यहां पे उपमान रूप में है तो वो गारंटी से कर्मधारय समास होगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहां पे भी विशेषण विशेष है कि मंत्री तो होते हैं, मंत्री तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे मंत्री की बात कर रहे हैं जो प्रधान है, यानी उन सब का वो हेड है, तो ये क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, और भी आप जैसे देखते हैं जी, आप बिल्कुल मृगनयन सही कह रहे हैं, मृगनयन, या आप देखें महात्मा, महात्मा। ठीक है, तो ये क्या है, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा तो है लेकिन ऐसी आत्मा की बात कर रहे हैं जो कि महान है, जो कि महान है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ जी, प्रधान है जो मंत्री। और सबसे अच्छा तरीका आपको पहचानने का कि जब भी आप इसको तोड़ेंगे 99% केसेस में आपको तोड़ने पर है जो शब्द मिलेगा, है जो। ठीक है, यहां पे देखिए, नीला है, नीली है जो गाय, महान है जो आत्मा, प्रधान है जो मंत्री। ठीक है, यहां पे देखिए तो ये यहां पे ऊपर लेकिन उपमान उपमेय है, तब आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, किस किस को यहां तक समझ में आ गया अभी बताइए? कर्मधारय समास किसको समझ में आ गया? बाकी आपको एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप लोग लिख रहे हैं, यहां पे देख पा रहा हूं मैं। देखिए नीलकंठ, लेकिन नीलकंठ नहीं होगा, नीलकंठ इसमें नहीं आएगा, नीलकंठ इसमें नहीं आएगा। सिमी सूर्यवंशी एंड सपना कुमारी जी, वो इस पे नहीं आएगा, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे वहां पे आएगा। समझ में आ गया? महादेव, महादेव भी यहाँ पे नहीं आएगा, महादेव यहाँ पे नहीं आएगा। मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में, अब जब उसको पढ़ेंगे बहुव्रीहि को तब आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, आ गया वेद प्रकाश जी? डन। ठीक है जी, पीताम्बर नहीं आएगा ना यहाँ पे। हाँ जी विकी धीमान जी पूछिए, आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, तो द्विगु समास तो सबसे आसान है, आप जानते हैं द्विगु समास की पहचान क्या है। द्विगु, यहाँ पे द्वि भी लिखा है, द्वि, द्वि, द्वि का मतलब होता है द्वितीय या दूसरा, तो मतलब इससे तो आप पहचान गए कि ये संख्या की बात हो रही है। जहां पे भी आपको प्रथम पद जो है संख्यावाचक मिले, किसी किसी समासिक पद का यदि पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो तो वहां पे द्विगु समास होगा। तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं ना। क्लियर? ओके, आपको सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है, आपको समास में पीएचडी तो करनी नहीं है ना। आप सिर्फ ऐसा, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो एग्जाम में प्रश्न आए उसको बिल्कुल गलत ना करें, उसको सही से कर सकें, बस यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। द्विगु समास की बात करें तो मैंने पहले बताया संख्यावाचक होता है, इसमें मैं ऐसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, चारपाई, या लिख रहा हूं पंचवटी। ठीक है, चारपाई लिखा मैंने, पंचवटी लिखा, या त्रिरत्न लिखा, त्रिफला लिखा। त्रिरत्न यानी तीन रत्नों का समूह, त्रिफला यानी तीन फलों का समूह, पंचवटी यानी पांच वटों का। ठीक है, ठीक है, उस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे शताब्दी, शताब्दी या पंजाब। ठीक है, क्योंकि पंज आब, आब नदियों को कहते हैं, तो पांच नदियों का जो समूह है जहां पे पांच नदियां हों। पंजाब, त्रिफला, शताब्दी, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार, या इस तरह के एग्जाम्पल आप ध्यान रखें। हाँ जी, नवग्रह, नवग्रह
बिल्कुल चौबारा, सही कह रहे हैं कविता जी। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। चवन्नी, अठन्नी, ठीक है, छत्तीसगढ़, 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 ठीक है, यानी जहां पे छत्तीसगढ़ है, जहां पे आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेंगे वो छत्तीसगढ़। बिल्कुल दोपहर, त्रिवेणी, सप्त सिंधु, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आपको सिर्फ समझ में आने चाहिए क्या इसका मतलब है, जहां पे आपको यहां पे बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी, जहां पे संख्या आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, क्लियर है। फिर आता है द्वंद्व समास। इसको द्वंद्व पढ़ना है। आपको यहां पे लगेगा कि द पूरा है वो आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे द आधा है, वास्तव में द आधा है और वो जो है पूरा है, लेकिन लिखते इस तरह से है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप ध्यान रखें। इसमें क्या है, आपको ऑपोजिट वर्ड देखने को मिलेंगे जो कि एक तरह से बिल्कुल ही विपरीत हो जाएंगे, जिनका आपको एक तरह से विपरीत, रात का दिन, भाई बहन, एक तरह से आपको हर तरह से इसमें विलोम देखने को मिलेंगे, या आपस में बिल्कुल कंप्लीमेंट्री आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं द्वंद्व समास में, इसके पहले तो आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिलेगा बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल में, या जिसे आपके लिखा है राधे श्याम, राधे श्याम लिखा है ना, राधे श्याम। तो जब विग्रह करते हैं तो राधा और श्याम, तो आपको इसको कंप्लीमेंट्री इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राधे श्याम, ठीक है, सीताराम, राम और सीता की बात कर रहे हैं, भाई बहन, माता पिता, इस तरह रुपया पैसा, तो एक तरह से विलोम जहां पे किसी भी तरह से परिवर्तन हो, चाहे वो लैंगिक दृष्टि से हो, चाहे वो वचन की दृष्टि से हो, या किसी तरह से आपको विलोम कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो टीजीटी आर्ट्स के लिए, टीजीटी मेडिकल के लिए, एचपी टेट के लिए अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और मैंने कहा था इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। अगर आप लेना चाहें तो आपको लिंक डायरेक्टली मिल रहा है, आप shop.preprise.com पे जा सकते हैं, या आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप उनको ले सकते हैं। आहार विहार, राम लक्ष्मण, जी बिल्कुल ठीक है। जब पिछले हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ लिखा था तो वो द्विगु समास था, लेकिन अगर 36 लिखा हो, 36, वो द्वंद्व समास होगा, ये ध्यान रखिए। 18 है, द्वंद्व समास होगा, वो द्विगु नहीं होगा। गिनती तो यहां पे भी है, ये कभी गलती मत करना, लेकिन जिसका विग्रह करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 6 और 30, कंप्लीमेंट्री है। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ जरूर है लेकिन ये नहीं है, ये द्वंद्व समास है। माता पिता, गंगा यमुना, गौरी शंकर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेबसाइट प्रियंका ठाकुर जी, वेबसाइट पे भी ले सकते हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन आप shop.preprise.com पे जाएंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे। और हमारे नंबर जो सामने आ रहे हैं उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको नंबर सामने लिखा आएगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप ले सकते हैं। कविता मेहता जी, पेपर सॉल्व है टीजीटी आर्ट्स में, आपको पिछले 4 सालों के पेपर सॉल्व मिलेंगे। टीजीटी आर्ट्स के जो भी पेपर हो चुके हैं, टीजीटी मेडिकल के भी मुझे आप कॉल पे पता कर लीजिए, मुझे आइडिया नहीं है। टीजीटी मेडिकल के भी 3 या 4 सालों के हैं। एचपी टेट के भी आपको 4 वर्षों के देखने को मिलेंगे। उसमें 2 आपको पेपर होंगे, 2 बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर होंगे जो कि हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं। ठीक है, कॉल आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8988887700, और यहाँ पे लिंक आ रहा है shop.preprise.com। बाकी आप बात कर लेंगे तो हम सर जो है वो आपको सब कुछ बता देंगे। अमाउंट डिपॉजिट क्यों नहीं हो रहा बीना शर्मा जी, आप मैसेज करिए इस नंबर पे, ये सामने आपको नंबर आ रहा है 89887700, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, द्वंद्व समास के बाद हम बात करें तो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुब्रीहि समास की परिभाषा कुछ इस तरह से है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो, दोनों ही पद गौण हो और एक माफ करना, दोनों ही पद गौण हो और एक नया ही पद सामने आए और उसकी प्रधानता हो। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं,
किसी पद की प्रधानता नहीं होती और एक नया पद उभर के आता है, उसी की प्रधानता होती है, वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दशानन, तो आपको इसके यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है बहुव्रीहि समास। यहां पे गिनती तो है, द्विगु समास आपको लग सकता है, लेकिन मैंने कहा दोनों ही पद गौण होते हैं, कोई नया ही पद सामने आता है। दशानन, 10 है, आनन जिसके, आनन यानी सिर। एक बार एक प्रश्न मतलब किसी एग्जाम में प्रश्न आया था, जब इसका विग्रह करके दिया था, वहां पे आनन भी नहीं लिखा था, एक विग्रह लिखा था, 10 है सिर जिसके, और एक लिखा था 10 है मुख जिसके। अब मुझे बताइए कि आनन सिर को कहते हैं वैसे मुख को कहते हैं, वहां पे आनन भी नहीं था। सही जवाब क्या होगा? अगर आपसे विग्रह पूछ लिया जाए कि दशानन का विग्रह क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? सिर लिखेंगे या मुख लिखेंगे? बताइए। क्या लिखेंगे आप? दशानन में एक विग्रह आपके पास ऑप्शन वहां पे आ जाए, एक लिखा हो 10 है सिर जिसके, दूसरा लिखा हो 10 है मुख जिसके। वैसे आनन कहते किसको है? हेड। 10 है सिर। वैसे मैं आपको बता दूं कि आनन मुख को कहा जाता है, मुख। ठीक है, हम तो वैसे सिर कह देते हैं, लेकिन वहां पर अगर ऑप्शन लिखा हो, इस तरह के ऑप्शन वहां पे लिखे गए हों, एक तरफ लिखा हो 10 है सिर जिसके, दूसरी तरफ लिखा हो 10 है मुख जिसके, तो अब क्या करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, तो रट्टा नहीं मारना है, समझना है। 10 है आनंद जिसके यानी 10 है मुख जिसके। ठीक है, तो हम, मैंने कहा इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, एक अलग ही पद सामने आता है, उसकी प्राथमिकता होती है, उसकी प्रधानता होती है। तो दशानन तो हो सकते हैं 10 सिर बहुत ज्यादा लोगों के हों, लेकिन हम किसको जानते हैं दशानन के रूप में? तो रावण को जानते हैं। हमने एक शब्द लिखा लंबोदर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कहीं कहीं उदर को पेट लिखते हैं, कहीं बार सूंड लिखते हैं, वैसे उदर पेट को ही कहा जाता है। तो लंबा है उदर किसका, किसको कहते हैं? गणेश भगवान को। तो इसमें प्रधान कोई भी पद नहीं है, बल्कि नया पद सामने आ रहा है। क्लियर? बिल्कुल। लंबोदर, या जो आप लिख रहे हैं चतुर्भुज है, आपने, मैंने तभी नहीं बताया वहां पे पीछे किसी ने द्विगु समास में भी लिख दिया था, चतुर्भुज द्विगु समास में नहीं आएगा। चतुर्भुज, दशभुज या भुजाओं जितनी की बात हो तो हम अक्सर ये भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपके बहुव्रीहि समास में आएंगे। ठीक है, चतुर्मुख हो, नीलकंठ हो। ठीक है, देखिए दो शब्द लिखे हैं, किस तरह से पहचानने हैं। एक शब्द लिखा है नीलकंठ, एक लिखा है नीलकमल। नीलकमल आपका जा रहा है कहां पे? नीलकमल आपका सीधा कहां पे पहुंच रहा है? नीलकमल आपका कहां पे जा रहा है? कर्मधारय समास में, क्योंकि यहां पे कमल की बात हो रही है जो कि नीले रंग का है। ये विशेषण है, ये विशेष्य है। यहां पे भी कुछ ऐसे ही लिखा है, नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, या नीला है कंठ जिसका। लेकिन नीलकंठ किसको कहते हैं? नीलकंठ तो हम सिर्फ भगवान शिव को ही कहते हैं, भगवान शिव को ही कहते हैं ना, तो वो नीलकंठ यानी जब उन्होंने अमृत जो वहां पे विष जो पी लिया था, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया था, इस कारण से उनको नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अंशु माली, अंशु माली यानी किरणों का माली है, जो किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। हम किसी के लिए तो उसका प्रयोग करते हैं ना, किसी प्रसिद्ध के लिए। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखें, तो ये आपके सभी इसमें आएंगे। ठीक है, जैसे सहस्त्र बाहु है, तो ये आपके। अच्छा बताइए किस किस को समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल, गजानन। ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि हम एक नया पद आपका सामने आएगा और उसकी प्रधानता होगी। ठीक है, अच्छा किस किस को समझ में आ गया? किस किस को बहुव्रीहि समास समझ में आ चुका है? और वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप सही से सोल्व कर पाएंगे। क्लियर? क्लियर? ठीक है जी, आ गया। बाकी मैंने पहले ही कहा है, बुक्स जरूर खोलनी है, वहीं से कर पाएंगे। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो ये था
हमने समास के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं। अभिभाव समास में हमने क्या पढ़ा था, जहां पे लिंग का, वचन का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, अभिभाव समास में लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, प्रतिदिन या कुछ, जैसे आजीवन, मैं आजीवन अपने घर का खर्च उठाऊंगा, या हम सब आजीवन अपने घर का खर्च उठाएंगे, वे आजीवन खर्च का खर्च उठाएंगे, तो आजीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो ये अभिभाव समास होते हैं। और जहाँ पे पूर्व पद आपको जो मिलता है, जहाँ पे पूर्व पद प्रधान हो, उसके बाद अभिभाव के बाद हम आए तो तत्पुरुष में, तो जहाँ पे कौन प्रधान हो, जहाँ पे उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो और जो लोप उसका करने पर विभक्ति चिन्ह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, जैसे राजकुमार है, तो मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर पद प्रधान होता है यहाँ पे उत्तर पुरुष में, राजकुमार। तो कुमार क्या है, कुमार, यानी हम बात राजा की नहीं कर रहे हैं, इसका विग्रह करते हैं तो राजा का कुमार। अब बात किसकी कर रहे हैं, राजा की या कुमार की, तो बात तो कुमार की कर रहे हैं, यानी उत्तर पद यहां पे प्रधान होता है। तत्पुरुष हमने पढ़ा, कर्मधारय में भी हमने पढ़ा क्या होता है वहां पर, कर्मधारय में आपको विशेषण विशेष्य देखने को मिलेंगे, उपमान रूप में देखने को मिलेंगे। द्विगु में जहां संख्याओं की बात हो, द्वंद्व में आपको जहां कॉम्प्लीमेंट्री या एक दूसरे के विलोम इस तरह से शब्द आपको देखने को मिले, या हमने आगे बात की इसमें बहुब्रीहि समास में, तो जहां दोनों पद गुण होते हैं और एक नया पद निकल के आता है, उसकी प्रधानता होती है, तो वो हमने देखे हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, कहां पे बढ़ेंगे, अलंकार की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अलंकार क्या होते हैं उस पर जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वहां पे कंपैरिजन होगा, उपमान उपमेय, यानी अब अलंकार में भी आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अलंकार में भी कुछ इस तरह के अलंकार आते हैं, बहुत जल्द देखेंगे। अब देखिए, अलंकार पे हम बढ़ रहे हैं। अलंकार तीन तरह के होते हैं, शब्द अलंकार, बहुत ध्यान से, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण। अलंकार का अर्थ गहना या आभूषण होता है। हाउ मेनी यूटीज 8 है भाई, 8 है। यूटीज ही पूछ रहे हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है, क्योंकि दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव को अब इकट्ठा ही कर दिया गया है। और लेकिन आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विभाजित करके जो 2 यूटीज बनाई गई हैं, इस तरह से 9 होनी चाहिए थे, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को भी इकट्ठा कर दिया गया। और जम्मू स्टेट जो हमारी समाप्त हुई, उस कारण से 28 स्टेट वर्तमान में है और हमारी 7 जो है ये यूटीज हैं। संधि भी करवाएंगे। अब गहना अलंकार, जिस तरह से कोई औरत अपने आप को मतलब सुसज्जित करने के लिए, अपने आप की सौंदर्य दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह से जो कवि लोग होते हैं वो अपने काव्य रचनाओं में, अपनी पंक्तियों में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान रखिए, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब है जहां पे शब्दों की, जहां पे कवि ने शब्दों को प्राथमिकता दी है, यानी शब्द से सुंदरता बन रही है। ठीक है, जहां पे शब्दों से सुंदरता बनी है, यानी जो सुंदरता है वो शब्द के होने से है। यानी अगर किसी पंक्ति में जल शब्द जचेगा, जचना मानते हैं ना आप, यानी जल शब्द की जितनी आपको सुंदरता देखने को मिलेगी, अगर वहां पे पानी आप लिख देंगे तो वहां पे सौंदर्य देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा अर्थ अलंकार में कवियों ने क्या किया कि अर्थ को ज्यादा महत्व दिया, अर्थ को ज्यादा महत्व दिया, तो वहां पे अर्थ की सुंदरता होगी, यहां पे शब्द की सुंदरता होगी। और कवियों ने इसको प्राथमिकता दी है, अर्थ अलंकार को, अपनी सभी काव्य रचनाओं में ज्यादातर प्राथमिकता अर्थ अलंकार को दी है, उन्होंने इसको प्रेफरेंस दिया है, जबकि शब्द अलंकार को कम है, लेकिन है जरूर। ठीक है, समझ गए? तो ये बात आप ध्यान रखें। उभय अलंकार,
यानी जिसमें दोनों के ही आपको गुण देखने को मिले, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के। इसके कोई एग्जाम्पल खास नहीं होते, बहुत सारे एग्जाम्पल अलंकार के। आज हम वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा क्या है। सबसे पहला शब्द अलंकार हम पढ़ रहे हैं, इसके टाइप की बात करते हैं। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार। यहां पे क्या होता है, अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब होता है छोटा, छोटा ही होता है ना। अनु जैसे अनुज और अग्रज, अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। अनु का मतलब छोटा होता है, यानी कि आप सरिये की पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। अब दोस्तों अनुप्रास में क्या होगा कि जिस भी काव्य रचना में आपको जहां पर एक पंक्ति लिखी होगी, जहां पर व्यंजन वर्ण की, व्यंजन तो बहुत सारे क ख कुछ भी व्यंजन हो सकता है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी जहां पे व्यंजन वर्ण जिस पंक्ति में बार बार दोहराया जा रहा हो, कभी ने कुछ ऐसा ही वहां पे कमाल किया है कि जहां पे व्यंजन वर्ण आपको देखने को मिलेगा बार बार। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, वहां से आप क्लियर होंगे। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे आपका कौन सा अलंकार होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार वहां पे होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मैंने कहा कि जहां पे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार देखने को मिलेगी, च यहां लिखा है, च यहां लिखा है, च यहां लिखा है, तो बार बार आपको च शब्द देखने को मिल रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार, क्योंकि हमारी परिभाषा यही कहती है जहां पे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम, तो च च च आपको बार बार देखने को मिलेगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली दिखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, तो ल ल ल ल ल आपको बार बार देखने को मिलेगा। जहां पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वो आपका वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्षमा शर्मा जी, कनक कनक ते सोगुनी, ये अभी नहीं आएगा ना, इस पे नहीं आएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जहां पे वर्ण आपको देखने को मिले। ठीक है, तरुणी तनुजा तट भय, सुना है ना कभी, चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा ने नहीं होगा। ठीक है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर भई ताए छाए। अनुप्रास में देखें है ना, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, ल ल ल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ण आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, किसको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए, अनुप्रास अलंकार की पहचान किसको समझ में आ गई? ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप देखिएगा, तब बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। किस किस को अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया? आगे बढ़े, फिर बहुत आसान सा टॉपिक है, अभी हम 10 मिनट में उसका कवर कर लेंगे इसको भी। जी बिल्कुल, दर्शु जी सही कह रहे हैं, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में। क्लियर 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 क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब पहुंच रहे हैं यमक अलंकार में। यहां पे क्या होगा, पिछले में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, यहां पे आपको पंक्तियों में शब्द अनेक बार देखने को मिलेगा। शब्द जो है वो बार बार बारंबार आएगा, बार बार अनेक बार देखने को मिलेगा। और शब्द बार बार आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 3 बार आए, लेकिन बार बार आने पर शब्द तो एक ही होगा, वो शब्द एक ही है, लेकिन बार बार आएगा और बार बार ही उसका अर्थ जो होगा वो अलग होगा। बार बार शब्द आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, जैसे अभी क्षमा शर्मा जी लिख रही थी, कनक कनक ते काम, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता। ठीक है, अधिकाय। क्लियर जी, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत लंबा है। तो देखिए हम यहां पे पूरा नहीं पढ़ेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी
कनक कनक। अब देखिए कनक कनक दो बार आ रहा है, एक बार कनक का अर्थ सोना है और दूसरी बार कनक का अर्थ जो है वो धतूरा है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। बेनी बयाल की चुराई लीनी। अब देखिए यहां पे कोई कवि है एक बेनी प्रसाद जी कवि हैं, उनका नाम है, तो वो कवि कहते हैं कि बेनी बयाल की चुराई लेनी, यानी कि स्त्री की वो तारीफ कर रहे हैं कि कोई स्त्री जा रही है तो उसकी जो चोटी है वो ऐसी लगती है, बयाल, बयाल कहते हैं सांप को, बिल्कुल सांप की तरह, नाग की तरह वो उसकी चोटी है, उसके बारे में कवि लिख रहे हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी उनका नाम है। वो कवि मतलब कहे कवि बेनी, यानी कवि बेनी जो है वो कहते हैं कि बेनी बयाल की चुराई लेनी, यानी उस औरत की जो चोटी है वो सांप की तरह है, यानी जैसे लगता है कि उसने सांप की चोटी चुरा ली हो, यानी सांप को उसने चोटी को किस तरह से उन्होंने कंपेयर उससे किया है कि कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। ठीक है, यमक अलंकार में और बताऊं, जैसे तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी वो, और लिखा है तीन बेर खाती है। ठीक है, यहां समझिए तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है। यहां पे एक बेर का मतलब पता क्या है? बार। बार मतलब कि उसकी बारी, मतलब कितना, हाउ मच टाइम। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, यानी तीन बार दिन में वो खाती है। और क्या खाती है? यहां पे जो बेर है ये क्या है? फल है। तीन बेर यानी तीन बार वो खा रही है, सुबह में, दोपहर में, शाम में। और बेर क्या है? फल है, यानी वो फल खा रही है। तो आपको बेर शब्द देखिए दो दो अर्थ मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल महेंद्र नेगी, माला फेरत जुग भया, बिल्कुल, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल सही है, आप सही कह रहे हैं। तो माँ पे कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि दिन भर माला जपते रहते हैं, है ना, माला भगवान का नाम वो दिखाने के लिए जप रहे हैं, लेकिन अंदर ही मन उनके कुछ और ही चाल चल रही होती है। ठीक है, तो वहां पे कवि कहते हैं कि मन का डारी दे, और तन का मन का फेर, सॉरी, तन का मन का डारी दे, यानी बाहरी जो तुम दिखावा कर रहे हो इसको रख दो साइड में, और अपने मन की, यानी आंतरिक अपना जो तुम, ये जो अपने मन का अंदर का तुम अपने इसको मतलब जो है अपने माइंडसेट को ठीक करो, उसके बारे में कभी कहता है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये किसको समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? भाई क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, तो दो बार घटा आ रहा है, एक बार उसके कम होने के लिए कहा जा रहा है। यमक में एक घटा है बादल, घटा यानी कम हो गया। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, हंसना मत सभी, सजना है मुझे सजना के लिए, यानी एक बार साजन की बात हो रही है और दूसरी तरफ वो सजने की बात कर रही है, यानी संभरने की बात कर रही है। तो सजना तो दो बार आया, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ जो है वो अलग हुआ। समझ पा रहे हैं? बस अलंकार बहुत इजी है यार, कुछ नहीं है अलंकार। फिर ये देखो मैंने लिखा ना, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैरात नर या पाए बुराए। आगे देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। इसमें क्या होता है कि, आ गया समझ सर, आ गया? ठीक है, बस कभी दिक्कत नहीं आएगी ना मुझे लगता है अब एग्जाम में।
यमक अलंकार में शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, एक ही शब्द बार बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा। श्लेष अलंकार में क्या होगा कि शब्द तो एक ही आएगा, एक ही बार आएगा, और शब्द एक ही शब्द एक बार ही आएगा, लेकिन एक बार में ही वो क्या करेगा, अलग अलग अर्थ देगा। एग्जाम्पल बताता हूं तो ज्यादा समझ पाएंगे। श्लेष में अर्थ होता है चिपकना, शब्द में एक ही शब्द आएगा, एक बार आएगा, लेकिन एक ही बार में वो कितने अर्थ दे देगा ये पूछो मत। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, थैंक यू वेरी मच प्रियंका ठाकुर जी, सुनीता कौशल जी, बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आप भी इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो हर सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे इंग्लिश हो, सब कुछ आसान है। अलग अलग अर्थ होगा। इसमें क्या है, जैसे क्या होता है, कवि ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है श्लेष अलंकार में, आपको बताऊंगा कि मंगन को देख, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार, यानी मंगन क्या होता है, जो मांगने वाला होता है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे गांव में अक्सर जो बाबा वगैरह होते हैं वो आते रहते हैं ना मांगने के लिए, कुछ भिक्षा मांगने के लिए आते रहते हैं। अच्छा जी, सुनिएगा, मंगन को देख पट देत बार बार। कभी कहता है कि कोई स्त्री है, वो क्या करती है कि जैसे ही वो किसी मांगने वाले को देखती है, एक स्त्री क्या करती है कि पट देत बार बार। पट यानी वो दरवाजा, पट दरवाजे को भी कहते हैं। तो वो दरवाजा जो है, मंगते को देखते ही दरवाजा क्या कर रही है, जैसे ही मंगते देखती है तो वो कहती है कि बार बार इसका ये काम है, तो वो बार बार दरवाजे को बंद कर देती है। और एक स्त्री ऐसी है, पट देत बार बार, तो पट किसको कहते हैं, कपड़े को भी कहते हैं। तो बार बार घर से कपड़ा निकाल के लाती है और उस मांगने वाले को दे देती है। शब्द तो एक ही बार आया, लेकिन उस शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल के आ गए। यमक में क्या था, शब्द बार बार आ रहा था और बार बार ही उसके अर्थ चेंज हो रहे थे। यहाँ पे एक ही शब्द है, बार बार उसके अर्थ लगा रहे हैं। एक जो है वो दरवाजा बार बार दे देती है मांगने वाले को देख के, दूसरा कपड़ा निकाल के दे देती है। समझ आ गया? इसको अलंकार समझ में आ गया, ये वाला अलंकार समझ में आ गया। अच्छा प्रियंका ठाकुर जी, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी लगाएंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि भगवान से जैसे, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। तो एक किसान जो है उसकी फसल बर्बादी पे है, तो वो फसल के लिए ही जीवन दान मांग रहा है और एक ऐसे ही जीवन दान मांग रहा है। ठीक है, और ये जो आपने कहा श्लेष अलंकार में जैसे कुछ अपवाद होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था अपवाद भी होते हैं कुछ, कि हर चीज़ की कुछ एक्सेप्शन होती हैं। तो श्लेष अलंकार में बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, वो यही है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो मोती के अर्थ में चमक है, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा और चूने के अर्थ में जल। तो इसका तो ऐसा मत देखिएगा कि यहाँ पे पानी पानी आ रहा है तो या कुछ और लगा दिया आपने, या पानी 3 बार आया तो इसको यमक कर दीजिए, ऐसा नहीं है। ये कुछ अपवाद है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे ही एग्जाम्पल आपको दिखे वो आप डायरेक्टली श्लेष अलंकार कर दीजिएगा। ओके, क्लियर हो गए? मुझे उम्मीद है कि आपके अलंकार अगर आप दोबारा पेपर में ऐसे करेंगे तो समझ पाएंगे, मतलब सॉल्व सही से कर पाएंगे। जी मनीषा निशु जी, थैंक यू वेरी मच। बस बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान अलंकार, बस ये मैंने आपको बता दिया इसकी पहचान। तो ये थे पहला अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, आपको बार बार एक ही वर्ण देखने को मिलेगा। यमक में दोनों शब्द जो है बार बार आएगा और बार बार उसका अर्थ जो है अलग होगा। यहाँ पे शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन एक ही बार में बहुत सारे अर्थ निकाल के दे देगा। अब ये जो अलंकार है ये आपका अर्थ अलंकार के प्रकार है। अर्थालंकार, सुनिएगा इसमें क्या होता है।
रूपक अलंकार आपका सबसे पहला इसका एग्जाम्पल लिखा है, तो रूपक में जरा देख के चलिएगा कि अगर रूपक में अर्थ अलंकार में आपको रूपक पढ़ना है, ठीक है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, अतिशयोक्ति पढ़ना है, उपमा पढ़ना है, इतने पढ़ने हैं, ठीक है। रूपक अलंकार में दोस्तों क्या होता है कि आपको वहां पे सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, इन्हीं दो चीजों में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि मतलब उपमेय उपमान हमने देखे हैं, उपमेय और उपमान आपने पढ़े, तो उपमान और उपमेय में हमने देखा कि वो तुलना करते हैं कंपेरिजन में, लेकिन रूपक में क्या होता है कि सिमिलरिटी होती है, तुलना भी नहीं करते, बिल्कुल वही समझ लेते हैं। उपमान यहाँ पे जब हमने देखा था, उपमेय साधारण सी वस्तु होती है, उपमान प्रसिद्ध वस्तु होती है, उसकी तुलना करते हैं। यहाँ पे तुलना नहीं करते, उसको समान ही समझ लेते हैं। देखिए एक बच्चा कहता है कि मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब वो बात कर रहा है चंद्र खिलौना ले हूं, ले हूं। अब देखिए यहां पे क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। वो खिलौने की मांग कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि सामने चांद को देख रहा है और वहां पे कह रहा है कि मुझे तो ये चंद्रमा ही है, ये चाहिए, खिलौना जो है ये चंद्रमा चाहिए, ये चांद चाहिए मुझे। तो वो खिलौना, वो ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे चांद जैसा खिलौना लाके दे दो, वो चांद की तरफ देख रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो ये जो है ये रूपक अलंकार है, इसमें आपको समानता देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। या जैसे कई बार आप कह देते हैं, हमारे घर में भी कह देते हैं, जैसे मेरा बेटा शेर है, तो मेरा बेटा शेर जैसा नहीं है, मेरा बेटा शेर है, यानी मेरा बेटा ही शेर है, उसमें कोई समान, मतलब उन्होंने कंपेयर नहीं किया, मतलब उसके समान ही बता दिया। तो ये एग्जाम्पल जो है ये इस तरह से आप समझिएगा, मैं सिर्फ आपके बताने के लिए, आपके समझाने के लिए ये बता रहा हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे सो रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे सो रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं, तो कवि कहता है कि ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। अरविंद होता है कमल, तो अरविंद से शिशुवृंद, इसका मतलब क्या है, शिशुवृंद यानी बच्चे, यानी वृंद यानी समूह, अरविंद से शिशुवृंद यानी शिशुवृंद यानी बच्चों का समूह जो वहां पे सो रहे हैं, अरविंद से यानी कमल के जैसे ही उनको बता दिया। तो ये रूपक अलंकार है, मुझे उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चांद रूपी खिलौना नहीं होगा, मतलब चंद्र खिलौना यानी मुझे चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। अभी रूपक आप समझ गए हैं, इसके सिमिलर ही दूसरा जो आएगा वो उपमा है। उपमा में देखिए क्या होता है कि इसमें उपमा में क्या होता है कि इसमें अभेद्य आरोपण होता है, अभेद्य आरोपण होता है, यानी कि जहां पे हमने इसके समान की बात की, कंपेयर की बात की, और इसमें होता है जो आपका मैंने उपमान रूप में जो आपने वहां पे पढ़ा था कर्मधारय समास में, जो आपने अभी पढ़ा कर्मधारय समास में, वहां पे जो उपमान और उपमेय आपने पढ़े वही उसके जैसा ही होता उपमा। यानी मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा बेटा शेर है, और दूसरा कह देता कि जैसे पिताजी कह देते हैं मेरा बेटा शेर जैसा ताकतवर है, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं कि शेर जैसा है, शेर नहीं है, शेर जैसा है। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा उपमा में, ठीक है, उपमा में, यानी कि इसमें कोई अभेद्य आरोपण होता है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, यानी इसमें सा से सी इस तरह से, यानी उसके जैसा बताते हैं बस, ठीक है। ठीक है, जैसे चंद्रमुख आप कह रहे हैं ना अभी, तो ये रूपक में आएगा, लेकिन चंद्रमुख रूपक में आएगा, यानी रूपक में, यानी चंद्रमा के समान मुख की बात नहीं, चंद्रमा जैसा मुख नहीं है, मुखड़ा ही चंद्रमा है, मुखड़ा ही चांद है, इस तरह से ध्यान रखिए, ठीक है। उपमा भी आपने समझा। अभी उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या होता है दोस्तों, जहां पे आपको दो चार शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे मानो, जनु, जानो, मानो, जनु, जानो और जनहू, मनहू, ठीक है, जनहू, मनहू, मनहू। यहां पे क्या होता है कि
एक तरह से उपमान रूप में जो आप देखते हैं यहाँ पे कल्पना की जाती है, सिर्फ कल्पना, मानो वो ऐसा हो, मानो वो मतलब चांद के जैसा है। जहां पे भी इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, इन शब्दों को याद रखिए, जहां पे ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे बेझिझक होके उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइए, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, रूपक उपमा सभी को समझ आ गया? रूपक, रूपक और उपमा सभी को समझ में आ गया? सभी समझ आ गया? रूपक में मैंने क्या कहा कि उपमान रूप में एक ही बना देंगे, एक ही। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी मतलब एक ही चीज बना देंगे कि मुझे तो वो खिलौना चाहिए, उसके जैसा नहीं चाहिए, वो ही चाहिए। समझ गए हैं? और जो आपका उपमा है वहां पे जैसा कर देंगे, जैसा यानी उसके जैसा, शेर जैसा। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिए। और मानो, जनु, जानो, जहां पे उसके जैसा, यहाँ पे कल्पना की जाती है कि किसी उपमान से कल्पना, यानी उसके जैसा, शेर जैसा, सूर्य जैसा। ये किस तरह से, बहुत सारे एग्जाम्पल आप किताब में देख सकते हैं। अभी समय भी ज्यादा हो रहा है तो मैं आपको तभी नहीं करवा पा रहा हूं। ठीक है, उत्प्रेक्षा में आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे ना, मानो, जनु, जानो, जनहू, मनहू, इस तरह से आप ध्यान रखें। लास्ट बचता है हमारा अतिशयोक्ति। ये देखिए उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा में ये लिखे हैं, सखी सोहत गोपाल के उर्बुजन की माला, बाहर जसत मनो पिए दावानल की ज्वाला। तो यहाँ पे ये देखो मानो, ठीक है, जहां उपमेय गुंजन की माला, ज्वाला की संभावना प्रकट की गई है, एक कल्पना की गई है, तो ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर के बना है, अतिशय और उक्ति। अतिशय का मतलब क्या होता है कि बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मतलब बात, यानी ऐसी बात जो कि बढ़ा चढ़ाकर कर दी गई हो, ऐसी बात जो कि बढ़ा चढ़ाकर कर दी गई हो, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। यानी कई बार कैसे करते हैं, पुराने समय में राजाओं के दरबार में जो कवि रहते थे तो वो हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते थे, यानी ऐसी बातें लिख देते थे, राजाओं के मतलब बढ़ा चढ़ाकर ही कोई बात कह देते थे, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, या ऐसी बात जो बिल्कुल संभव ही ना हो, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती ना हो, ऐसी बात। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि हनुमान से वाला एग्जाम्पल सभी ने सुना है ना, बचपन में होता था। ह्यूमन की मोनिका जो है भकाल, क्या नाम है इनका, ये लिख रहे हैं कविता मेहरा, कौन सा नहीं है आपको समझ? हनुमान वाला एग्जाम्पल किसी ने लिखा था, हनुमान की पूंछ में, हाँ, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शिगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही लंका जो थी वो जल चुकी थी। क्या ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि ऐसा संभव है? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सुना है ना एग्जाम्पल सभी ने? ठीक है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शिगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ भी आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही लंका जल गई। तो ये बात जो है बढ़ा चढ़ाकर कर दी गई है, ऐसी बात जो कि बढ़ा चढ़ाकर कर दी जाती है, वहां पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, और भी महाराणा प्रताप से संबंधित भी है। महाराणा प्रताप वाला एग्जाम्पल सभी ने सुना होगा कि जब तक राणा ने सोचा इस पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी महाराणा प्रताप जो है वो सोच रहे हैं, और चेतक उनका क्या है? घोड़ा है। यानी एक राणा जी युद्ध के लिए जा रहे थे, महाराणा प्रताप या राणा सांगा की बात हो रही है। ठीक है, महाराणा प्रताप मान लीजिए कि जब तक महाराणा प्रताप ने सोचा कि मतलब वहां पे युद्ध के लिए जा रहे थे और आगे नदी सामने आ गई, बहुत बड़ी नदी, राणा सोच ही रहे थे कि इसको पार कैसे करूं, तब तक उनका घोड़ा जो था वो पार पहुंच चुका था उनको लेकर के। तो क्या ऐसा हो सकता है?
ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन कवि ने क्या किया कि इसको बढ़ा चढ़ाकर इसकी बात की, और तो ये आप मान के चलिए कि जहां पे बात बढ़ा चढ़ाकर की हो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सुदामा और कृष्ण की स्टोरी आपने सुनी होगी कि सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप जाइए, कृष्ण तो आपके मित्र हैं, आपके परम मित्र हैं, उनके पास जाइए, और वहाँ पे आप जब कृष्ण गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे उनके जब कोई मेहमान आता है तो आप लोग जानते हैं कि जगह रिवाज मतलब ऐसा होता है, मेहमान आता है तो हम उसके पैर भी धुलाते हैं। तो मेहमान के जब पैर धुलाए जाते हैं तो सुदामा के जब पैर धुलाए गए तो कृष्ण के मतलब उन्होंने जो परात थी उसको हाथ भी नहीं लगाया, और उससे उनकी जो अश्रुधारा आई उससे ही उनके पैर धो दिए। तो ऐसा तो नहीं है, कोई इतने आंसू तो नहीं निकाल सकता, लेकिन क्या कहने की बातें हैं। तो ये सब जो है एग्जाम्पल अतिशयोक्ति अलंकार के हैं, मैं अलंकार बता रहा हूं, ठीक है। रूपक, रूपक बता दीजिए। रूपक, देखिए रूपक में मैंने आपको बताया ना कि जहां पे क्या हो, रूपक में जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे क्या हो कि दो चीजों में सिमिलरिटी हो। सिमिलरिटी मतलब उसके समान ही हम बात कर दें, उसके जैसा भी नहीं, बिल्कुल हम एक कर दें। जैसे मैंने तो एग्जाम्पल सबसे बड़ी आपको बताया था कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि मैं चंद्रमा ही खिलौना चाहता हूं, यानी चंद्रमा के समान भी नहीं, उसके जैसा भी नहीं, वही खिलौना चाहता हूं। यानी किसी प्रसिद्ध वस्तु को ही अपनी वस्तु के साथ उसके जैसा ही समझ लेना, उपमेय और उपमान एक जैसा समझ लेना, समझ गए। उपमा में उपमान और उपमेय जैसा मतलब उसमें बताना कि इसके जैसा, वहां पे एक ही समझ लेना। और अतिशयोक्ति मैंने आपको बता दिया। तो कैसा लगा आज का आपको लेक्चर, और मुझे उम्मीद है समास भी आप समझ चुके होंगे। एक बार समास भी देख लीजिए लास्ट टाइम। समास में क्या होता है, समास 6 तरह के अभिभाव में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ये आपके उपसर्ग हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, और जहां पे लिंग वचन कारक काल कोई का फर्क ना पड़े वहां पे अभिभाव समास होते हैं, ठीक है। राम रातों, जैसे यहाँ पे आजीवन है तो तुम आजीवन का ऐसा करोगे, मैं करूंगा, वो सब करेंगे, या ऐसा करते थे, आजीवन ऐसा करते थे, पुराने समय में हमारे बुजुर्ग आजीवन ऐसा करते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे किसी इसका। तत्पुरुष में आपको जो विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा, के लिए, से, के द्वारा, कुछ भी मिल सकता है तोड़ने पर। और अभिभाव में आपको रिपीटेड वर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, कर्मधारय में उपमान रूप में विशेषण विशेषण देखने को मिले। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट जो हमने टॉपिक डिस्कस किए। बाकी कभी कोशिश करेंगे कि इसके लिए हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेके आए जो इससे संबंधित है। प्रयास हमारा यही है कि निःशुल्क जितने लिए आपके लिए फ्री में ये क्लासेस, हमारा ये कोशिश है कि आपके लिए अगर मौका मिला है तो जरूर आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन हम साझा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें बिल्कुल सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरह से, और ये टॉपिक आपने समझ लिया होगा। कल हम वैसे कि जैसा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी पे बात कर रहे हैं, वो क्लासेस भी आपको अच्छी लग रही हैं। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ प्रीवियस पेपर के बारे में मैंने आपको बताया, वो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पॉलिटी की और हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी जहाँ पे हमने एक एक टॉपिक मतलब कंप्लीट किया है इससे पहले टीजीटी की क्लासेस में। तो जो टीजीटी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम। जो हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है आप लोग जानते ही हैं, हमारी क्लासेस 4 से 9 बजे तक चलती हैं। तो क्लासेस का टाइम टेबल मुझे उम्मीद है आपको मालूम होगा। क्लासेस में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।